नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। यूपी के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बुधवार को जो भगदड़ हुई उसमें 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि यह हादसा तब हुआ जब महाकुंभ में श्रद्धालु के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं की गई। महाकुंभ में हुई भगदड़ से सीख लेते हुए एमपी सरकार भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है और 2 साल बाद होने वाले सिंहस्थ के लिए अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। एमपी सरकार उन सारे पहलुओं पर काम कर रही है जिससे सिंहस्थ आने वाले श्रद्धालुओं का यात्रा सुगम और सरल हो सके। लेकिन जो चैलेंजेस हैं उनसे कैसे पार पाएंगे और जो क्राउड मैनेजमेंट की बात आ रही है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। प्रयागराज महाकुंभ हादसे के बाद सिंहस्थ को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई। इसके लिए राज्य सरकार से लेकर प्रशासन तक एक्शन मोड में नजर आ रही है। मसलन घाटों के सौंदर्यीकरण, मार्ग के चौड़ीकरण, श्रद्धालुओं के आने और रुकने की व्यवस्था और खास तौर पर भीड़ के प्रबंधन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। भीड़ मैनेजमेंट पर इसलिए ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि जैसी भगदड़ महाकुंभ में पैदा हुई वैसी उज्जैन में ना हो सके। इसके लिए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजोरा फरवरी की शुरुआत में लगातार 2 दिन उज्जैन में रहकर सिंहस्थ की तैयारियों को जानेंगे और भीड़ प्रबंधन पर फोकस करेंगे। इसके साथ ही वो रामघाट और दत्त अखाड़ा और मंगलनाथ मंदिर के आसपास भीड़ प्रबंधन पर मंथन भी कर सकते हैं। अपर मुख्य सचिव उज्जैन में सिंहस्थ निर्माण कार्यों और बड़े प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे। ये पहला मौका होगा जब एसीएस विभागवार समीक्षा करेंगे। सिंहस्थ को लेकर मोहन सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि जो भी श्रद्धालु महाकाल की नगरी उज्जैन आए वो बिना किसी परेशानी के साथ आस्था की डुबकी लगा सके। साल 2028 में 27 मार्च से सिंहस्थ महापर्व शुरू होगा जो 27 मई तक चलेगा। इस दौरान 9 अप्रैल से लेकर 8 मई के दौरान 3 अमृत स्नान और 7 पर्व स्नान प्रस्तावित हैं। सरकार के अनुमान के अनुसार 2028 सिंहस्थ महापर्व में 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। रामघाट पर सिंहस्थ का मुख्य स्नान होगा और रामादल के साधु संत इसी घाट पर अमृत स्नान करेंगे। दत्त अखाड़ा पर शैव संप्रदाय के साधु संत स्नान करेंगे। सिंहस्थ में इन स्थानों पर भीड़ का दबाव अधिक रहेगा, इसलिए शासन इन स्थानों पर भीड़ प्रबंधन के लिए अभी से तैयारी में जुट गया है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को लेकर पेशवाई मार्ग की अभी से जिला प्रशासन ने चिंता करना शुरू कर दी है। उज्जैन कलेक्टर ने पेशवाई मार्ग का निरीक्षण किया, जिसके बाद पेशवाई मार्ग में कुछ स्थानों पर अभी भी चौड़ीकरण का काम करवाया जाएगा। इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर सवारी मार्ग को लेकर भी डीपीआर तैयार हो रहा है। वहीं प्रशासन के साथ साथ पुलिस महकमा भी उज्जैन में अहम रोल निभाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों ने प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र का भ्रमण किया और कानून व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण एवं श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन देने के संबंध में चर्चा की गई। साफ है, सिंहस्थ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए राज्य सरकार पूरे जोर शोर से कोशिश कर रही है। सड़क मार्ग हो या फिर हवाई सफर या फिर रेल मार्ग, राज्य सरकार श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए सभी विभागों से चर्चा कर रही है। इसके तहत मध्य प्रदेश में पहला एक्सेस कंट्रोल फॉर लेन उज्जैन जावरा हाईवे बनाने का विचार शुरू हो जाएगा। महाकाल की नगरी में इसके बनने से उज्जैन से दिल्ली मुंबई की यात्रा मात्र 10 घंटे में पूरी हो जाएगी। सिंहस्थ 2028 के पहले इंदौर से उज्जैन के बीच चलने वाली मेट्रो ट्रेन शुरू हो जाएगी। इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है शिप्रा नदी का पानी। उज्जैन सिंहस्थ महापर्व के दौरान सबसे बड़ी चिंता शिप्रा नदी के सतत जल प्रवाह की है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने अभी से काम शुरू कर दिया है। सिंहस्थ महापर्व के शुरुआती कार्यों में शिप्रा सतत जल प्रवाह योजना को रखा गया है। इस योजना के तहत 61,453 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। इस योजना के लिए सिलारखेड़ी, सेवरखेड़ी बांध के जरिए शिप्रा में सतत जल प्रवाह का काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार सिंहस्थ की तैयारी को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में है ताकि 2 साल बाद महाकाल की नगरी में लगने वाला सिंहस्थ भव्य और दिव्य हो सके। टीम न्यूज स्टेट।
और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आशीष तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और रितेश त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आशीष तिवारी जी, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, और मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि रीवा में हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर भी बड़ा मुश्किल हुआ क्राउड मैनेजमेंट करना, बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। ये एक सीख तो है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था मध्य प्रदेश की टीम गई थी प्रयागराज में क्राउड मैनेजमेंट कैसे हो रहा है उसको देखने, लेकिन उससे आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी सर। निश्चित तौर पर आपने जो आज विषय पर डिबेट रखी, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। स्वाभाविक है, यदि हम कहीं पर चूके हैं या कहीं पर कुछ कमी रही है और उसके कारण यदि नुकसान हुआ है तो आगे ना हो, इसे सीखना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। और ये एक स्वाभाविक नियम होता है कि सीखना भी चाहिए, क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीख जाएं, ये एक अच्छा परिणाम है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान में आती है, इस इलाहाबाद में जो घटना हुई, ये वास्तव में बहुत दुखद हुई, परंतु प्रशासन की जो तैयारियां थी बहुत अधिक थी और बहुत अच्छे तरीके से की गई थी, परंतु किन कारणों से हुई उस पर भी सरकार ने चिंता जाहिर करते हुए उस को भी कहीं ना कहीं ये प्रयास किया है कि यदि कहीं कमी हुई है, चूक हुई है, तो हम उसको निराकृत कर सके और आगे जब कहीं पर भी इस प्रकार से कुंभ हो तो वहां पर वो गलतियां ना हो। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज, मैं कह सकता हूं, देश के अंदर ही नहीं विदेशों में भी इस प्रयाग की तैयारियों की चर्चा रही है, और लगातार उस चर्चा में ये बातें रही कि प्रयाग में एक व्यवस्थित तरीके से सरकार ने काम किया है, और उसी का परिणाम था कि ये घटना और विशाल रूप नहीं ले पाई और सरकार ने उसे नियंत्रित कर लिया। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई भी देना चाहता हूं, परंतु जहां पर चूक हुई है उस कमी को पूर्ति करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, तो उसको उस कमी को पूर्ति लेकिन करने का आशीष जी, प्रयास एक भी चीज सरकार पर कर तो रही है। विशेष ध्यान देना होगा ना सर, कि आप 50 करोड़ 60 करोड़ या एक दिन में 8 करोड़ 9 करोड़ लोगों की व्यवस्था इतने छोटे क्षेत्र में, सड़कें तो लिमिटेड है ना सर। आप उज्जैन भी अगर लोगों को बुलाएंगे तो उस चीज का तो ध्यान देना पड़ेगा कि लिमिटेड लोग ही आए, क्योंकि व्यवस्था आप नहीं कर सकते हैं 10 15 20 करोड़ लोगों की। और ये शायद वहां पर चूक हो गई कि जब लोग आ रहे थे उनको रोका नहीं गया। जो बाद में फैसला हुआ रोकने का, वो शायद पहले हो जाता तो ज्यादा बेहतर था। निश्चित तौर पर ये बात सही है कि अनुमान जो था उससे भी ज्यादा संख्या पहुंची, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो असमय हो जाती हैं और यही कारण है कि दुर्घटना में परिवर्तित हो जाती हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश की घटना थी, उस घटना से मध्य प्रदेश में हमें सीखने को मिला है। तो जो उज्जैन है उसकी भौगोलिक संरचना के आधार पर इस पूरी व्यवस्था को किया जाएगा, और मुझे ऐसा विश्वास है कि अधिकारी भी जो इस व्यवस्था में लगे हुए हैं और इस घटना से कहीं ना कहीं सीखते हुए जो कमियां होती हैं उनकी पूर्ति करते हुए ही इसकी तैयारियां करेंगे। रितेश जी, देखिए, सवाल उठाना विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से सामने आए उस पर सियासत हो रही है, लेकिन अभी क्योंकि हम संघर्ष की बात यहां पर कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आज थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी अगर सुझावों पर भी बात करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर तो चर्चा हो रही है, लेकिन आज थोड़ा सा टॉपिक हमारा संघर्ष से जुड़ा हुआ है। तो क्या आप चाहते हैं, अभी 2 साल हैं, जो आपको लग रहा है कि वहां कमी रही, यहां वो कमी नहीं होनी चाहिए, वो आप बताना चाहें? जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जो हमारे श्रद्धालुगण थे, जो सनातन पर विश्वास रखने वाले लोग थे, उनकी जो असामयिक ये निधन हुआ, जो दुर्घटना में उनकी जाने गई, उसके लिए मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। संगम सिंहासन अति शोभा, शत्रु अखय मुनि जन मन मोहा, देख सुनैन में नील तरंगा, करति प्रणाम तुम्हें मैं गंगा। ऐसी महान अवधारणा के साथ गंगा माँ का हम हमेशा अवतरण मानते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। पर मैं भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता आशीष जी भी बोल रहे थे, मैं अपने सुझाव भी दूंगा, पर पूछना चाहता हूं कि बहुत बड़ी घटना नहीं हुई, क्या ये 30 जाने जाना, जो कि ऑफिशियल डेटा है, अनऑफिशियल डेटा कई गुना ज्यादा है। और आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में बात को कहा गया कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को किला बना दिया गया है, 4 श्रेणी की सुरक्षाएं दी गई हैं। ये जो वीवीआई कल्चर भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है और हर आदमी को पास देना, तो पहला सवाल तो ये, क्या ये जो भी इनके वीवीआई पे आप बिल्कुल पास दीजिए, आप सबको पास दीजिए, पर उनके लिए क्या आपके पास एयरलिफ्ट की सुविधा नहीं है? क्या आप डायरेक्ट उनको उस जगह पे गंगा के बगल में नहीं ला सकते, ताकि जो ट्रैफिक है आसपास का
8 ब्रिज क्रॉस करने के बाद 9वें ब्रिज पे, शास्त्री ब्रिज पे लोगों को रोका जाता था और वहां पे भीड़ को यू टर्न करने के लिए कहा जाता था। प्रयागराज के आसपास 20 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ जाम था। क्या कोई गाइडलाइन, क्या कोई गाइडेंस जारी किया गया था? हम लोग रहते हैं भोपाल में, तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम है हाईवेज पे। तो ऐसी कोई ना कोई इनको वो इशू करनी चाहिए थी कि जो भी श्रद्धालु आ रहे बच्चों को लेके ना आए इस समय। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात, उस जगह का प्रयागराज का कमिश्नर 1 घंटे पहले बोल रहा है कि भगदड़ की आशंका है। यानी इतना असंवेदनशील स्टेटमेंट कि आप वहां पे लोगों के बीच में किस तरह से आप उनको मतलब भड़का रहे हो या उकसा रहे हो कि आप उठिए, भगदड़ की आशंका है। कई सारे लोग जो अंधश्रद्धा में आते हैं और उनको नहीं मालूम है कि क्या होने वाली चीजों से उतने परिपक्व नहीं है, अगर आप उन्हें ऐसा बोलेंगे तो अनजाने में ही वो भागना चालू कर देंगे। और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ। चाहे आप कामतानाथ जाइए, चित्रकूट में जाइए, चाहे आप शक्तिपीठ में जाइए, जहाँ पे दतिया में जाइए, मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में आपने उज्जैन में देखा, इसको उज्जैन में आपने देखा, इंदौर में किस तरह से एक कुएं के अंदर लोग गिरते चले गए थे। और यहाँ पर सिर्फ 10 करोड़ लोगों का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी बता रही है उत्तर प्रदेश में, वहां पर तो 15 से 16 करोड़ लोग आने वाले। जो रेडियस भी है इससे वो रेडियस कम है उज्जैन का रेडियस। और 2016 में भी हम साक्षी रह चुके हैं, 40 किलोमीटर तक जाम था, खाने की व्यवस्था नहीं थी, पीने की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, क्या बद इंतजामी थी। और सबसे बड़ी बात मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, अभी पिछले महीने ही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने 500 करोड़ की लागत के लिए आपस में लड़ाई लड़ी है और सेंट्रल का उसमें इंटरफेरेंस आया है। ऐसे समय में आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि छिप्रा को सतत प्रवाह की 61,000 करोड़ रुपए जो कर्ज में लदी सरकार है, वो एक परियोजना में सिर्फ छिप्रा सतत परिवार की बात करता हूं, जिसकी आपने बात उठाई कि 61,000 करोड़ जो हम पहले से 4,08,000 इतने कर्ज में डूबे हुए, हम कैसे और ये पैसा ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगा सर। बात लंबी हो जाएगी और भी मेहमान जुड़ गए, इसलिए उनके पास भी जाना बहुत जरूरी हो जाता है। चैतन्य भट्ट जी, क्या हम ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना सकते हैं? आजकल तो एआई की बात हो रही है, पिछले 2-3 दिन से तो कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है जब से चीन की इसमें एंट्री हो गई है। क्या हम ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं कर सकते हैं कि भैया पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद ही अपनी आने की व्यवस्था कीजिए, स्लॉट दे दें हम कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको रहना है, तो शायद ये बेहतर है। क्योंकि अगर आप ये नहीं देखेंगे वहां पर कि कितने लोग आ रहे हैं, तो आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, और ये तो हम अपने आसपास भी देख रहे हैं ना, लोग प्लान कर रहे हैं वहां पर जाने का, ग्रुप्स में लोग जा रहे हैं। तो जब इतने जाएंगे तो आप, अगर आधा भारत वहां पहुंच जाएगा तो व्यवस्थाएं तो चरमराएंगी, क्योंकि इलाका तो छोटा ही है। तो कोई आपको ऐसी चीज दिखती है जो होनी चाहिए सिंघर्ष को लेकर, जो प्रयागराज में नहीं दिखी? देखिए लोकेश जी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जिस तरह से जो हादसा हुआ है वो वास्तव में बहुत दुखद है, और उससे हो सकता है कि कुछ सीख जो शिकस्त होने वाला है बच्चों में, उसके लिए कुछ सीख मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोगों को बुलाते हैं, आप आमंत्रण करते हैं, कितने लोग आइए, प्रयागराज आइए, कुंभ का लाभ लीजिए, अमृत स्नान कीजिए। वैसे भी भारतीय जो जनता है बहुत श्रद्धालु है और बड़ी इसमें आने में आता है। ऐसी स्थिति में उसको लगता है कि अगर हम 2 बजे रात को जो अमृत स्नान का है उसमें अगर हम स्नान कर देंगे तो हमारे सारे पाप कट गए। उसी चक्कर में वहां पर इस तरह की घटना हुई। मुझे लगता है कि जैसा आपने भी कहा कि आप 15 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, उज्जैन कितना बड़ा जिला, वहां 15 करोड़ लोग आए 2 सालों में के भीतर, उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा? बेहतर ये होगा कि आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और 5 लाख से ज्यादा प्रतिदिन के हिसाब से 5 लाख श्रद्धालुओं को ही वहां पर क्षिप्रा में स्नान करने की परमिशन देना चाहिए। क्योंकि देखिए कितनी बड़ी व्यवस्था आप करें, कितने भी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप बात करें, जब भीड़ तंत्र अपने पे उतारू हो जाता है तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी हो जाए। सिर्फ आप देखिए कि कुंभ में कितने बड़े स्तर पर पुलिस की और तमाम लोगों की व्यवस्था की गई, लेकिन जरा सी चूक में 30 लोगों की मृत्यु हो गई, 100 लोग आए। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि एक दिन में हम कितने लोगों को वहां पर स्नान करने की परमिशन, तो ये जरूरी होगा, ताकि उससे क्या होगा कि एकदम से जो भीड़ आती है, और उसके कारण क्या होता है कि जब आप छूट दे देते हैं तो जो तमाम रास्ते हैं, क्योंकि आजकल तो ट्रेनों में जगह तो मिलती नहीं, तो
लोग अपनी गाड़ियों से जाते हैं, और जब अपनी गाड़ियों से जाते हैं तो फिर जाम लगता है। जाम लगता है, अभी आप देखते हैं कि बड़ा तमाम जिले जो है उत्तर प्रदेश के, उनमें 10-10 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। लोग भूखे प्यासे पड़े हैं, 100-100 रुपए की बॉटल पानी की मिल गई। इन परिस्थितियों को देखते हुए आपको ये देखना होगा कि हम भीड़ प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए तरीका सबसे बड़ा तो ये है कि आप एक निर्धारित कर देंगे कि हमें एक दिन में इतने लोगों को ही स्नान करने की परमिशन देंगे, क्योंकि परमिशन अगर आप नहीं दोगे तो जिस तरह से जो भीड़ का उत्पाद होता है और ये बताया जाता है कि इस दिन में आप स्नान कर लोगे तो आपको पुण्य मिल जाएगा, ये अमृत स्नान हो जाएगा, तो ये जो तमाम चीजें ये कहीं न कहीं धर्म हिंदू जनता को उत्प्रेरित करती है कि हमको उसी दिन स्नान करना चाहिए, और फिर उन दिनों में जब जितनी भीड़ होती है तो फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि कुंभ में व्यवस्था नहीं की गई थी, बहुत लंबे समय से इसकी व्यवस्था की जा रही थी, तमाम तरह के जो प्रयास है वो किए जा रहे थे, लेकिन जरा सी एक चूक में आप देखिए कितनी बड़ी घटना हो गई, उसको कितना बड़ा दे दिया गया। अभी तो 30 लोगों की बात बताई जा रही है, अनऑफिशियल और भी ज्यादा संख्या भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति फिर से सिंहस्थ जैसे एक प्रमुख धार्मिक जो कार्यक्रम होने वाला है आगामी 2 वर्षों में, निश्चित तौर पे 2 वर्ष का काफी समय होता है, और इस समय जो भी चूक वहां पे हुई है। दूसरी बात यह है कि जो वीआईपी मूवमेंट होता है उसको भी आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो आप आम जनता को किनारे कर देते हो, रोक दिया जाता है, बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, तो उन बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए फिर भीड़ है वो आगे बढ़ती है। ऐसा ही वहां पर हुआ, तो पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि कोई भी वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा, जैसे अभी किया गया है कि अब कोई वीआईपी पास नहीं जारी किया जाए, क्योंकि उसको लेके जब प्रशासन और पुलिस जो रहती है उनकी एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें व्यवस्था करना पड़ती है, उसको मजबूरी में करना पड़ता है। बिल्कुल। भले ही वहाँ भीड़ कितनी हो, लेकिन अगर कोई वीआईपी आ रहा है या जा रहा है या स्नान कर रहा है तो प्रोटोकॉल के तहत उनकी व्यवस्था करना, उनकी सुरक्षा करना उनकी ड्यूटी में आता है। तो ऐसी परिस्थिति ना बने, इसलिए बेहतर तो ये होगा कि आप तमाम वीआईपी पास जो है वो बंद कर दिए जाए, वीआईपी की बिल्कुल टोटल वहां पर आमद बंद कर दी जाए, तब सिर्फ आप श्रद्धालुओं को, जो श्रद्धालु है वो बिना वीआईपी बन के अगर चाहते हैं श्रद्धालु है वहां पे स्नान करें और आ जाए वापस, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन ये करना होगा, क्योंकि जो तमाम ये बहुत अहम है कि अगर आप वहां पर आम लोगों का रास्ता जरा सा भी रुकेगा तो कितना खतरनाक वहां पर चीजें दिख सकती हैं। देखिए नवीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी बहुत स्वागत है आपका, और आपकी तो सर एक्सपर्टीज है क्राउड मैनेजमेंट और इस तरह के रेस्क्यू में। आपने जो तस्वीरें देखी प्रयागराज की, आपको क्या नजर आया वहां पर? क्या उन चीजों को होने से बचाया जा सकता था, या इतनी भीड़ में कुछ भी कर पाना या व्यवस्था बना पाना मुश्किल है? नवीन जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आशीष जी ये भी एक अहम पहलू है कि अगर आप उस चीज को बहुत ज्यादा लोगों को बताएंगे कि अमृत स्नान है, इसी दिन ज्यादा इसका पुण्य है, वो बहुत अच्छी बात है कि धार्मिक जो मान्यताएं उनको माना जाए। लेकिन देखिए धार्मिक मान्यताएं तो ये भी थी कि पहले अखाड़े स्नान करेंगे, लेकिन कल वो भी तोड़नी पड़ी जनता को देखकर। तो एक तो इसका बहुत ज्यादा उस तरीके से प्रचार करना, बाद में कहना पड़ा सरकार को कि जिस भी आप घाट पर हैं वहीं पर स्नान करें, वहीं पर पुण्य प्राप्त होगा। तो एक तो ये सबक शायद अब यहां पर सीखेगी मध्य प्रदेश सरकार, और दूसरा सबक वीआईपी को लेकर, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां के नेता नहीं जाएंगे तो मैसेज कैसे देंगे? लेकिन वो मैसेज नहीं देना है, ये कार्यक्रम आम लोगों तक रहने दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। निश्चित तौर पर आपने जो विषय उठाया वो विषय आज की परिस्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी, हमारे यहाँ पर भी महाकुंभ आयोजित होगा। तो मैं एक बात कहूंगा कि अभी मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता जिस हिसाब से बोले, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे दुखद क्षण पे उन परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करना चाहिए, ना कि राजनीति करना चाहिए, क्योंकि ये विषय राजनीति का नहीं है, वास्तव में व्यवस्था का विषय है। इस व्यवस्था के विषय को आपने उठाया है, तो जहां पर चूक हुई है निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार उसे सीखेगी, और आने वाले समय में ऐसी चूक मध्य प्रदेश में ना हो इसकी चिंता करेगी। और जहां तक ये विशेष तिथियों की बात है, तो सनातन परंपरा में ये व्यवस्था रही है कि ये कुछ
तिथियां इतनी महत्वपूर्ण होती थी कि लोगों की चाह होती है कि हम भी उसमें स्नान करें। ये बात सही है कि उसमें यही कारण है कि उसके कारण भी भीड़ कई बार बढ़ जाती है एक तिथि के अंदर, और व्यवस्था तो होती है, परंतु वो व्यवस्था से भी अधिक भीड़ हो जाती है। परंतु मैं तो ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी, जनता जनार्दन से भी, कि सुविधा के अनुसार महाकुंभ में प्रवेश करें, क्योंकि हमारा परिवार, हम सुरक्षित रहें और हम धर्म का लाभ भी उठा पाएं। ये सभी चीजें एक व्यवस्था के अंतर्गत करें। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सरकार इन सभी बिंदुओं पर विचार कर रही है, अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है और उस पर हमारा तैयारियां भी प्रारंभ हो गई हैं। ये ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है सर, जैसे हमें बाबा महाकाल की भस्म आरती लेनी है तो उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, अमूमन वो रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है क्योंकि बड़ी लंबी तारीखें होती हैं, तो आप अभी से उसके रजिस्ट्रेशन शुरू कर दें ताकि बाद में इस तरह की स्थितियां ना बने। जितने लोगों को संभाला जा सकता है उतने लोगों को वहां पर आने की वो दी जाए। अपने आप में इतना बड़ा विषय है कि कुंभ में स्वाभाविक तौर पर विदेशों से भी लोग आते हैं और देश के भी लोग होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस पर कुछ ना कुछ बड़ा और कड़ा निर्णय जरूर लेगी और आने वाले समय में उसका हमें परिणाम भी क्योंकि दिखेगा। आजकल ये बात आपको माननी पड़ेगी कि सुविधाएं पहले से ज्यादा हैं, लोगों के पास अपनी सुविधाएं हैं, लोग ज्यादा संख्या में निकलते हैं बाहर। पहले शायद ये सुविधा नहीं थी, जाने में समय लगता था ज्यादातर।